नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रवि कुलरिया सर की बुक मध्यकालीन भारतीय वस्तुनिष्ठ, जिसमें अब तक हमारे 17 चैप्टर हो चुके हैं। आज 18वां चैप्टर औरंगजेब का शासनकाल। औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित आज की क्लास रहेगी, जिसमें करीबन 120 के आसपास क्वेश्चन है। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है। पहला कि उसने नवरोज मनाने पर पाबंदी लगाई थी। नवरोज का त्योहार बनाने पर उसने पाबंदी लगाई थी, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। दूसरा इसमें कि दाढ़ी की लंबाई 8 अंगुल से अधिक रखने पर रोक लगाई थी। तो दाढ़ी की लंबाई 8 अंगुल नहीं बल्कि 4 अंगुल से अधिक रखने पर रोक लगाई थी। तो बी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा, झरोका दर्शन बंद किया। तो झरोका दर्शन भी बंद किया था, यह बात भी सही है। और चौथा ऑप्शन है कि नशीले पदार्थों पर रोक लगाई। नशीले पदार्थों पर भी रोक लगाई थी, ड नंबर ऑप्शन भी सही है। तो बे नंबर गलत होगा, 8 अंगुल नहीं बल्कि 4 अंगुल है। औरंगजेब के प्रमुख उपाय: सिक्कों पर कलीमा के प्रयोग की पाबंदी और सौर इलाही कैलेंडर के उपयोग पर रोक, राजपूत राजाओं की टीका और तुलादान समारोह की समाप्ति। यद्यपि बहुत से राजाओं के जन्मोत्सव पर इन्हें मनाने की छूट थी। झरोका दर्शन पर पाबंदी, भांग, चरस और अन्य नशीले पेय पदार्थों की बिक्री पर रोक, वेश्यागमिता और व्यभिचार पर पाबंदी, सती होना, न चाहने वाली हिंदू विधवाओं को जलाए जाने की मनाही, कम उम्र के बच्चों के बंध्याकरण पर प्रतिबंध, सार्वजनिक संगीत समारोह एवं नवरोज मनाने पर प्रतिबंध। नवरोज मनाने पर पाबंदी लगाई। इसके अतिरिक्त उसने तत्कालीन श्रृंगार प्रसाधन संबंधी रीति रिवाजों को भी नियंत्रित किया, जैसे दाढ़ी की लंबाई 4 अंगुल से अधिक नहीं होनी चाहिए, सोने के काम वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जुराब सहित पजामे की लंबाई अमुक होनी चाहिए, आदि आदि। चिड़िया, जानवरों, मर्द औरतों की शक्ल वाले मिट्टी के खिलौने बर्तन बनाने की मनाही कर दी। उसने गुरुवार की रात, जुमेरात को पीरों की मजार और अन्य कब्रों पर दिए दीपक जलाने की मनाही भी करवा दी। पवित्र कानून के अनुसार लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं या नहीं, इसे नियंत्रित करने के लिए मुहतसिब सदाचार अधिकारियों की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी औरंगजेब की वह पुत्री है जिसे उसने सलीमगढ़ के किले में कैद कर दिया था। औरंगजेब की कौन सी पुत्री जिसे उसने सलीमगढ़ के किले में कैद किया था। तो कैद किया था जेब उन निसा को, बे नंबर ऑप्शन। सन 1638 में दिलरास बेगम से जन्मी उसकी सबसे बड़ी पुत्री जेबुनिसा बड़ी होकर उच्च चरित्र वाली सुसंस्कृत महिला बनी। वह फारसी और अरबी की विदुषी तथा जन्मजात कवित्री थी। औरंगजेब कविता के प्रति उसके अवैसन को पसंद नहीं करता। अपने विद्रोही सौतेले भाई शहजादे अकबर की वकालत कर उसने अपने पिता को और भी नाराज कर दिया। उसने दिल्ली के निकट सलीमगढ़ के किले में कैद किया गया और वहीं पर अपराधी की भांति कष्ट सहते हुए 26 मई 1702 को वह मृत्यु को प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है। कौन सा युग्म जो असुमेलित है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो अकबर और हैमू के मध्य हुआ था, तो ये सही है। दूसरा, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य। सामूगढ़ का युद्ध जो औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य नहीं बल्कि औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य हुआ था, और जसवंत सिंह जो दारा सिकों की तरफ से थे। तो औरंगजेब बनाम दारा सिकों या जसवंत सिंह होगा, शाह शुजा नहीं। द नंबर ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने औरंगजेब के राज्यारोहण को मुस्लिम धर्मदर्शन की विजय कहा था। कौन से इतिहासकार ने औरंगजेब के राज्यारोहण को मुस्लिम धर्मदर्शन की विजय कहा था। श्री राम शर्मा ने।
श्री राम शर्मा औरंगजेब के राज्यारोहण को मुस्लिम धर्म दर्शन की विजय घोषित करते हैं, जबकि लैनपुल के अनुसार दारा लघु अकबर सिद्ध होता। मौलाना शिवली, एम फारूकी और आई एच कुरैशी बताते हैं कि अकबर की सहिष्णुता की नीति से लाभ उठाकर हिंदू समुदाय आपे से बाहर होने लगा और मुसलमानों पर अत्याचार तक करने लगा। इसीलिए औरंगजेब ने मुसलमानों को एकजुट कर धर्म के लिए युद्ध किया, न कि राजगद्दी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर और उसके बागों की खूबसूरती से प्रभावित होने के बावजूद निम्नलिखित में से किस बादशाह ने अपने शासन के छठे वर्ष में आदेश दिया कि बादशाह सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के सिवाय कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा? तो यह कहा था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1679 में औरंगजेब ने जजिया पुनः लागू किया। 1679 में औरंगजेब ने जजिया पुनः लागू किया। औरंगजेब द्वारा दोबारा जजिया लागू करने के बारे में सतीश चंद्र का क्या तर्क है? 1679 में औरंगजेब ने जजिया पुनः लागू किया था। औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः लागू करने के बारे में सतीश चंद्र का क्या तर्क है? तो सतीश चंद्र ने कहा था कि जजिया का आरोपण गहराते हुए राजनीतिक संकट का सूचक है, विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालत की वजह से। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब का पुत्र जो उत्तराधिकार युद्ध में अपने पिता की अनैतिक भूमिका से क्षुब्ध होकर शाहसुजा के पास चला गया। औरंगजेब का कौन सा पुत्र था जो उत्तराधिकार युद्ध में अपने पिता की अनैतिक भूमिका से क्षुब्ध होकर शाहसुजा के पास चला गया था? तो यह गया था मोहम्मद सुल्तान। 2 नंबर ऑप्शन। औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े बेटे शहजादे मोहम्मद सुल्तान को मीर जुमला के साथ, जिसे अब मुअज्जम खान के नाम से जाना गया, शाहसुजा को दंड देने के लिए भेजा। हालांकि शाहसुजा को पराजित कर बंगाल से खदेड़ दिया गया, फिर भी राजकुमार को उत्तराधिकारी युद्ध में अपने पिता की अनैतिक भूमिका पसंद नहीं आई। उसने अपने चाचा के प्रति सहानुभूति थी और उपयुक्त अवसर पाकर वह कुछ दूसरे मुगल रईसों सहित उसकी तरफ चला गया। शाहसुजा ने खुले दिल से उसका स्वागत किया और अपनी बेटी की शादी शहजादे मोहम्मद से कर दी। मुअज्जम खान ने शाहसुजा पर व्यग्र होकर तीव्र आक्रमण कर दिया और बंगाल से उसे उखाड़ फेंका। जब शाहसुजा बंगाल से भाग गया, तब शहजादा मोहम्मद मुगल शिविर में लौट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन यात्री के यात्रा वृत्तांत से औरंगजेब के संगीत पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी मिलती है? कौन से मध्यकालीन यात्री के यात्रा वृत्तांत से औरंगजेब के संगीत पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी मिलती है? निकोलो मनुची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया? उत्तर पूर्वी भारत के कौन से राज्य पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया था? तो यह किया गया था कूच बिहार और अहोम पर। 2 और 3। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा नष्ट किए गए मथुरा के केशवराय मंदिर का निर्माता था। औरंगजेब ने मथुरा के केशवराय मंदिर को नष्ट किया था। इस मंदिर के निर्माता कौन थे? वीर सिंह बुंदेला। औरंगजेब द्वारा अनेक मंदिरों को नष्ट किया गया, जैसे काशी वाराणसी के विश्वनाथ गोपीनाथ मंदिरों को, अथवा मथुरा के वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित केशवराय के मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शहजादे ने गढ़वाल के राजा के दरबार में शरण ली? कौन से मुगल शहजादे ने गढ़वाल के राजा के दरबार में शरण ली थी? सुलेमान सिकोह ने। दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह ने 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकोह की पराजय के बाद 1659 में गढ़वाल के श्रीनगर में शरण ली। शाहजहां द्वारा इसे पोटे मियां नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री एवं सार्वजनिक प्रयोग पर रोक लगा दी थी? निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर रोक लगा दी थी? औरंगजेब ने। 2 नंबर ऑप्शन।
1655 में वस्तुओं पर सीमा शुल्क मुसलमानों पर 2.5% की दर व हिंदू पर 5% की दर से तय किया गया। 1667 में औरंगजेब ने इसमें क्या परिवर्तन किया था? तो इसमें जो मुसलमानों पर इसकी दर है 0% कर दी और हिंदुओं पर है जो इसे 5% ही रहने दिया था। 1655 में वस्तुओं का सीमा शुल्क मुसलमानों पर 2.5% की दर से और हिंदुओं पर 5% की दर से तय किया गया। सन 1667 में मुसलमानों पर से यह कर पूरी तरह से हटा लिया गया। 1671 में एक आदेश में राजस्व विभाग में हिंदुओं की नौकरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1675 के आते आते राजपूत मनसबदारों की संख्या में भारी कमी आ गई, किंतु अतहर अली ने यह सिद्ध किया कि अकबर के जमाने में हिंदू मनसबदारों की संख्या 22.5% थी, जबकि औरंगजेब के जमाने में यह बढ़कर 33.1% हो गई थी। मुस्लिम व्यापारी हिंदू को ऊंचे शुल्क से बचाने के लिए उनका सामान छुपाकर ले जाते थे। अबुल फजल के अनुसार अकबर के काल में अधिकतम सीमा शुल्क 2.25% था। जहांगीर के समय सभी प्रकार के आयात निर्यात पर 3.5% सीमा शुल्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर कहने का कारण क्या था? औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर कहने का कारण क्या था? सात्विक और धार्मिक जीवन जीने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के काल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार रखिए। औरंगजेब के काल की घटनाएं। जिसमें सबसे पहले नंबर पर है गोकुल के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह। गोकुल के नेतृत्व में जाटों का जो विद्रोह हुआ था यह हुआ था 1669 में। 1669 में गुरु तेग बहादुर की हत्या हुई थी 1675 के अंदर। शहजादा अकबर का विद्रोह। शहजादा अकबर ने विद्रोह किया था 1681 में। और राजाराम के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह। राजाराम के नेतृत्व में जाटों ने जो विद्रोह किया था यह किया था 1685 ईस्वी में। तो ये जो चारों ही है कर्म वाइज है, इसमें सबसे पहले गोकुल के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह आएगा, फिर गुरु तेग बहादुर की हत्या, शहजादा अकबर का विद्रोह और राजाराम के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह जो 1685 का है। बे नंबर ऑप्शन। गोकुल के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह 1669 ईस्वी में। गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी। शहजादा अकबर का विद्रोह 1681 ईस्वी। राजाराम के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह 1685 ईस्वी। औरंगजेब के काल में अन्य विद्रोह। सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी। यूसुफ जइयों का विद्रोह या अफगान विद्रोह 1667 में। अफरीदियों का विद्रोह 1672 में अकमल खां के द्वारा। बुंदेलखंड विद्रोह जो 1661 में औरछा के चंपत राय द्वारा विद्रोह व आत्महत्या। पुत्र छत्रसाल ने विद्रोह जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा जयसिंह के साथ औरंगजेब के द्वारा की गई संधि। महाराणा जयसिंह के साथ औरंगजेब के द्वारा की गई संधि 1681 में किस शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं थी? कौन सी शर्त है जो इस संधि के तहत नहीं की गई थी? पहली है संधि के परिणाम स्वरूप पूर्व मंडल और बदनौर जजिया के बदले मुगलों को सौंप दिए जाएंगे, तो ये सही है। दूसरा है मुगल सरकार की फौजों का मेवाड़ में रहना सुनिश्चित हुआ। तो इस संधि के तहत जो मुगलों की जो सेना थी उसे मेवाड़ से हटाना था। तो बे नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। जयसिंह को 5000 मनसब दिया जाना सुनिश्चित हुआ और राणा को वतन की भूमि लौटा दी गई। तो ए से और दे सही है, बे नंबर इसका गलत होगा। मेवाड़ में 1680 में राज सिंह की मृत्यु के बाद जयसिंह शासक बना। 1681 ईस्वी में मेवाड़ व मुगलों में उदयपुर की संधि हो गई। संधि की शर्तें थी कि औरंगजेब को जजिया के बदले पूर्व मंडल और बदनौर के परगने जयसिंह द्वारा सौंप दिए गए। राणा को 5000 का मनसब दिया गया। राजकुमार भीम सिंह को राजा का पद प्रदान कर मुगल सेना में ले लिया गया। मुगल सेना मेवाड़ से हटा ली गई। राणा ने मारवाड़ के राठौड़ों की सहायता न करने का वचन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में विलय के समय बीजापुर का शासक कौन था? मुगल साम्राज्य में विलय के समय
बीजापुर का शासक कौन था? सिकंदर आदिल शाह। बे नंबर ऑप्शन। 1686 ईस्वी में बीजापुर के अंतिम सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने औरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और बीजापुर के मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसे खान का पद व 1 लाख वार्षिक पेंशन देकर दौलताबाद भेज दिया गया, जहां 1700 ईस्वी में इसे जहर दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम के अहोम साम्राज्य ने किस वर्ष मुगलों को कूच हाजी छोड़ने और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने हेतु बाध्य किया? असम के अहोम साम्राज्य ने किस वर्ष मुगलों को कूच हाजी छोड़ने और मानस नदी को जो सीमा के रूप में स्वीकारने हेतु बाध्य किया था? 1681 ईस्वी में। 1681 में मुगलों के कब्जाए क्षेत्र छुड़वा लिए गए। वह मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने पर बाध्य किया गया। 1662-63 में औरंगजेब के समय बंगाल के गवर्नर या सूबेदार मीर जुमला ने आक्रमण कर अहोम राज्य की राजधानी पर कब्जा कर लिया था, जिसके फलस्वरूप 1663 में मुगल व अहोम साम्राज्य के मध्य संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके खिलाफ धन के वित्तपोषण के लिए औरंगजेब ने बंगाल के राजस्व प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया? निम्नलिखित में से किसके खिलाफ धन के वित्तपोषण के लिए औरंगजेब ने बंगाल के राजस्व प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया था? मराठों ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला निम्नलिखित में से कौन सा यात्री फ्रेंच है? 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला निम्नलिखित में से कौन सा यात्री है जो फ्रेंच है? तो वह जीन दे थेवनोट। ए नंबर ऑप्शन। जीन दे थेवनोट 1666 में भारत आने वाला दे थेवनोट या जया दी थेवनो फ्रेंच यात्री था। इसने लिखा कि सूरत में लोग ताप्ती नदी का पानी नहीं पीते थे क्योंकि यह खारा था। इसके 4 वर्ष बाद 1670 में फ्रांस में एबे केरे भारत आया। जॉन ओविंगटन है जो 1689 से लेकर 93 तक भारत रहा था। ब्रिटिश यात्री जो औरंगजेब के समय 1689 में सूरत पहुंचा। जॉन फ्रायर कैम्ब्रिज से पढ़ाई पूरी कर 1672 में भारत आने वाला एक ब्रिटिश चिकित्सक। शिवाजी को दक्कन की कृत्रिम टांग बताया। वह उसके राजस्व प्रशासन की आलोचना की। जोवानी कारेरी एक इटालियन चिकित्सक जो 1690 ईस्वी में भारत आया। यह बताता है कि 77 वर्ष की उम्र में औरंगजेब पढ़ते समय चश्मा नहीं लगाता था। वह दक्षिण भारत के कलगला में उससे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न घटनाओं को सुमेलित कीजिए। निम्न घटनाओं का जो सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है खालसा की स्थापना। खालसा की स्थापना कब की गई थी? तो खालसा की स्थापना की गई थी 1699 ईस्वी में। शहजादे अकबर का दक्कन पलायन। शहजादे अकबर का दक्कन पलायन कब हुआ था? 1681 ईस्वी में। औरंगजेब की गोलकुंडा विजय। औरंगजेब ने गोलकुंडा विजय की थी 1687 ईस्वी में। और शाइस्ता खां का चटगांव पर अधिकार। शाइस्ता खां का चटगांव पर अधिकार किया था शाइस्ता खां ने 1665 ईस्वी में। ए, डी, बी और सी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर के घराने के समस्त संप्रभु शासकों, यहाँ तक कि सिकंदर लोदी के काल से अब तक दिल्ली के समस्त शासकों में से कोई भी निष्ठा, आत्म संयम और न्याय के उसके बराबर नहीं था। तैमूर के घराने के समस्त संप्रभु शासकों, यहाँ तक कि सिकंदर लोदी के काल से अब तक दिल्ली के समस्त शासकों में से कोई भी निष्ठा, आत्म संयम और न्याय में उसके बराबर नहीं था। उपयुक्त कथन में खाफी खान निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की न्यायप्रियता की सराहना कर रहा है? औरंगजेब की। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब औरंगजेब के बेटे मोहम्मद कामबख्श ने उसका दायां हाथ काटने का आदेश दिया तो सैफ खान ने कहा, यह नीच आचरण है जो तुमने अपनी माँ से पाया है। यह हाथ जिसे तुमने बिना किसी कसूर के कटवा दिया, इसी ने तुम्हें तीरंदाजी सिखाई थी। उस माँ की पहचान कीजिए, उदयपुरी बेगम। एक प्यूरिटन के रूप में औरंगजेब ने
अपने दाम्पत्य संबंधों के मामले में इस्लामी परंपरा का दृढ़ता से पालन किया। उसके पास 4 से अधिक जीवित पत्नियां कभी नहीं रही। उसकी पत्नियों से उसके 10 बच्चे, 5 पुत्र और 5 पुत्रियां हुए। पहली पत्नी दिलरास बेगम, शाहनवाज सफ़ी की पुत्री, को आधिकारिक रूप से रबिया उद दौरानी की उपाधि दी गई। मोहम्मद आजम, जिनका जन्म 1653 में, मोहम्मद अकबर, जन्म 1657 में, वह जैबुनिसा दिलराम बेगम से पैदा हुए। दूसरी पत्नी नवाब बाई और कश्मीरी राजपूत महिला, राजौरी राज्य के राजा राजू की पुत्री। उसका सबसे बड़ा पुत्र मोहम्मद सुल्तान 1639 को मथुरा के निकट नवाबाई से पैदा हुआ था, जबकि उसका द्वितीय पुत्र मोहम्मद मुअज्जम उर्फ शाह आलम 1643 में बुरहानपुर में पैदा हुआ था। तीसरी पत्नी औरंगाबादी महल से ने एक पुत्री को जन्म दिया था। सबसे छोटी उपपत्नी उदयपुरी महल ने, जो संभवतः उस शारजीय दासी थी, औरंगजेब के पांचवें और अंतिम पुत्र कामबख्श को जन्म दिया। कामबख्श 1667 में पैदा हुआ, जब औरंगजेब 50 साल का होने वाला था। उदयपुरी महल उसके बुढ़ापे की प्रेयसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के काल की निम्नलिखित घटनाओं व वर्षों को सुमेलित कीजिए। औरंगजेब के काल की घटनाएं, सबसे पहले नंबर पर है गुरु तेग बहादुर की हत्या। गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी 1675 ईस्वी में। जाट विद्रोह हुआ था 1669 ईस्वी में। सतनामी विद्रोह हुआ था 1672 ईस्वी में। और जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी 1678 में। तो चारों ही इसमें सुमेलित है। तेग बहादुर की हत्या 1675, जाट विद्रोह 1669, सतनामी विद्रोह 1672 और जसवंत सिंह की मृत्यु 1678। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह प्रथम को क्रमशः किन इलाकों का सूबेदार बनाया। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह प्रथम को क्रमशः किन इलाकों का सूबेदार बनाया था। दक्कन और गुजरात का। ए नंबर ऑप्शन। 23 हिंदू उमरा, 11 राजपूत, 10 मराठे और 2 अन्य औरंगजेब और मुराद के पक्ष में थे। 24 हिंदू उमरा, जिसमें 22 राजपूत और 2 मराठे दारा सिखों के पक्ष में थे। औरंगजेब ने जयसिंह और जसवंत सिंह को क्रमशः दक्कन और गुजरात के सूबेदार के सम्मानजनक पदों पर नियुक्त किया तथा राजा रघुनाथ के साम्राज्य का दीवान पद, वित्त मंत्री बनाया। मेवाड़ के राणा राज सिंह से उसके घनिष्ठ संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के समय भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसने की। औरंगजेब के समय भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की थी चुचोड़ामन ने। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपनी विजयों व उपलब्धियों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को नियुक्त किया था। औरंगजेब ने अपनी विजयों और उपलब्धियों को लिपिबद्ध करने के लिए कौन से हिंदू इतिहासकार को नियुक्त किया था। ईसरदास नागर को। ईसरदास नागर को नियुक्त किया, जबकि मोहम्मद काजिम है जो औरंगजेब का राजकीय इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने झरोका दर्शन प्रथा को बंद किया। कौन से शासक ने झरोका दर्शन प्रथा को बंद किया था। औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसिक दास और मोहम्मद हासिम को जारी किए गए औरंगजेब के फरमान निम्नलिखित में से किस तथ्य पर प्रकाश नहीं डालते। रसिक दास और मोहम्मद हासिम को जारी किए गए औरंगजेब के फरमान निम्नलिखित में से किस तथ्य पर प्रकाश नहीं डालते। जाटों व सतनामियों के विद्रोह। बाकी इसमें कृषि पैदावार की कमी की जानकारी है, दमनकारी अ, कराधान के फरमान है और खेतिहारों के पलायन की समस्याओं की जानकारी भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपुताना के किस शासक को जारी किए गए हुक्मनामे में औरंगजेब ने लिखा है कि विभिन्न समुदायों और धर्मों के व्यक्तियों को शांति से और समृद्धि से जीवन यापन करना चाहिए, किसी को एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विभिन्न समुदायों और धर्मों के व्यक्तियों को शांति से और समृद्धि से जीवन यापन करना चाहिए, किसी को एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राजपुताना के कौन से शासक को हुक्मनामा या औरंगजेब के द्वारा जारी किया गया था। तो मेवाड़ के राज सिंह को।
अतहर अली ने एक निशान शहजादे का हुक्मनामा का हवाला देते हुए बताया कि यह निशान शहजादे औरंगजेब ने मेवाड़ के राणा राजा सिंह को भेजा था। इससे सिद्ध हो जाता है कि अपने पूर्वजों की भांति धार्मिक नीति में परिवर्तन करने की औरंगजेब की कोई आकांक्षा नहीं थी। उसने इस निशान में लिखा था कि विभिन्न समुदायों और धर्मों के व्यक्तियों को शांति से और समृद्धि से जीवन यापन करना चाहिए। किसी को एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा सिकों को मुल्हिद किसने कहा? दारा सिकों को मुल्हिद किसने कहा था? औरंगजेब ने। अपने छोटे भाई मुराद बख्श के साथ अपने छोटे भाई मुराद बख्श के साथ उसने जो अहदनामा समझौता अहदनामा जिसे समझौता कहा गया अहदनामा किया था, उसके प्राकथन में दारा सिखों की भर्त्सना रईस उल मुलाहिदा अपधर्मी शहजादा कहकर की गई और यह भी औरंगजेब ने उस अपधर्मी से लोहा लेने के लिए बुरहानपुर के शेख अब्दुल लतीफ से आशीर्वाद मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजिया के तहत लाखों में इकट्ठी की गई रकम का थोड़ा भी हिस्सा शाही खजाने तक नहीं पहुंचा था। औरंगजेब के शासनकाल के निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने यह टिप्पणी की थी? तो यह टिप्पणी किसने की थी? खफी खान ने। खाफी खान ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत में किस किले को मुगलों ने 8 वर्षों तक घेरे रखा? कौन से किले को जो दक्षिण भारत में मुगलों ने 8 वर्षों तक घेरे रखा था? जिंजी के किले को। औरंगजेब के काल में 1690 से 98 तक सेनानायक जुल्फिकार अली के नेतृत्व में मराठों की तत्कालीन राजधानी जिंजी का घेरा डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल किस मुगल शासक के दरबार में भेजा गया? विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल कौन से मुगल शासक के दरबार में भेजा गया था? औरंगजेब के दरबार में। किंग विलियम थर्ड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम, चटगांव, सोनद्वीप जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? असम, चटगांव, सोनद्वीप जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार बनाया। 1661 में ईस्वी में कूच बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया और कूच बिहार की राजधानी का नाम आलमगीर नगर कर दिया। मीर जुमला औरंगजेब की सेवा में आने से पहले गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह की सेवा में था। 1662 ईस्वी में जयध्वज शाहनवाज के नियंत्रण वाले असम क्षेत्र के अहोम राज्य पर आक्रमण किया। संधि पश्चात मुगल सीमा बर नदी से बढ़कर ब्रह्मपुत्र की सहायक भराली नदी तक हो गई। 1663 ईस्वी में नदी में डूबने से मीर जुमला की मृत्यु हो गई। वह शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। इस समय अहोम शासक चक्र ध्वज था। 1670 ईस्वी में असम पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। शाइस्ता खान ने 1665-66 में पुर्तगालियों से चटगांव व सोनद्वीप छीन लिया। चटगांव का नाम इस्लामाबाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण के नासुर ने किसे बर्बाद किया? दक्षिण के नासुर ने किसे बर्बाद किया था? औरंगजेब को। जदुनाथ सरकार के अनुसार जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्षिण के नासुर ने औरंगजेब को बर्बाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल जो है किसके नेतृत्व में मुगलों से लगभग स्वतंत्र हो गया था? मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उत्तर मुगलकालीन सम्राटों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित उत्तर मुगलकालीन सम्राटों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जो शासक बनते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह के पश्चात जहांदर शाह के पश्चात फरुख शेर और उसके पश्चात मोहम्मद शाह रंगीला। एक, तीन, दो और चार ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 1658 को हुए धर्मत के युद्ध में दारा सिकों की ओर से लड़ने वाला राजपूत शासक कौन था? अप्रैल 1658 में हुए धर्मत के युद्ध में
दारा सिकों की ओर से लड़ने वाला राजपूत शासक कौन था? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो जोधपुर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दारा सिकों की प्राण रक्षा की सिफारिश की गई? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दारा सिकों की प्राण रक्षा की सिफारिश की गई थी? तो यह की गई थी दानिशमंद खां के द्वारा। बर्नियर के आश्रयदाता अमीर दानिशमंद खान ने उसके प्राण बख्श देने की सिफारिश की। बाकी रोशन आरा, शाइस्ता खां, जहांगीर बहादुर खां, मोहम्मद आमीर खान ने मृत्युदंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुआ के युद्ध में औरंगजेब ने किसे परास्त किया था? खजुआ के युद्ध में औरंगजेब ने किसे परास्त किया? शाह शुजा को। ए नंबर ऑप्शन। खजुआ यूपी में हुए युद्ध में पहले औरंगजेब ने दाहिनी टुकड़ी के नायक जसवंत सिंह ने रात के समय औरंग के खिलाफ रचित षड्यंत्र के तहत शाही शिविर को लूटने की योजना बनाई थी। लेकिन शाह शुजा की रात्रि के समय औरंगजेब के शिविर पर आक्रमण की हिम्मत नहीं पड़ी। अगले दिन औरंगजेब ने शाह शुजा को परास्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1652 में जब औरंगजेब को पुण्य दक्कन की सूबेदारी सौंपी गई, 1652 में औरंगजेब को जब पुण्य दक्कन की सूबेदारी सौंपी गई तो औरंगजेब ने अपने दीवान के माध्यम से भूमि बंदोबस्त किया। दक्षिण का टोडरमल कहलाने वाला यह दीवान कौन था? मुर्शिद कुली खां। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन यात्री के अनुसार दारा सिकों को हराने के बाद मुराद को पूरा राज्य देकर स्वयं फकीर बनने और मक्का जाने का औरंगजेब ने वादा किया था? दारा सिकों को हराने के बाद मुराद को पूरा राज्य देकर स्वयं फकीर बनने और मक्का जाने का औरंगजेब ने वादा किया था? कौन से मध्यकालीन यात्री के अनुसार? बर्नियर के अनुसार। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दारा सिको और उसके बेटे सिपहर दारा सिको और उसके बेटे सिपहर सिकोह को धोखे से कैद कर मुगलों को सौंपने वाला एक बलूची अफगान सरदार कौन था? मलिक जीवन। औरंगजेब ने अपनी तीसरी लड़की की शादी सिपहर सिकोह के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्धों में निर्णायक लड़ाई कौन सी थी? शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध में निर्णायक लड़ाई कौन सी थी? सामूगढ़। 29 मई 1658 को औरंगजेब व मुराद बख्श वर्सेस दारा सिकों के मध्य यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद औरंगजेब ने मुराद को बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया और हत्या करवा दी? कौन से युद्ध के बाद औरंगजेब ने मुराद को बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया और हत्या करवा दी थी? सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात। इसी युद्ध के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में कैद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार के लिए बहादुरपुर में हुए प्रथम युद्ध में शाह शुजा के खिलाफ शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तराधिकार के लिए बहादुरपुर में हुए प्रथम युद्ध में शाह शुजा के खिलाफ शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सुलेमान सिकोह। दारा सिकोह ने अपने बेटे सुलेमान सिकोह के नेतृत्व में सेना भेजी। उसका साथ देने के लिए मिर्जा रजा जयसिंह और दिलेर खां रुहेला को भेजा। उत्तर प्रदेश के बहादुरपुर के निकट शाह शुजा परास्त हुआ। उत्तराधिकार का दूसरा युद्ध धर्मत व तीसरा निर्णायक युद्ध सामूगढ़ में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा? कौन से इतिहासकार ने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा था? लैनपुल ने। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किले को मुगल काल में शाही कारागार के लिए मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता था? कौन से किले को है जो मुगल काल में शाही कारागार के लिए मुख्यतः प्रयोग किया गया? ग्वालियर के किले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराधिकार के युद्ध में दारा सिकोह की अंतिम हार किस युद्ध में हुआ था? उत्तराधिकार के युद्ध में दारा सिकोह की अंतिम हार कौन से युद्ध में हुई थी? देवराई के युद्ध में। अजमेर के पास देवराई या दोराई में मार्च 1659 में हुई इस युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ दारा सिकोह की अंतिम लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारा सिकोह को मृत्युदंड किस अपराध के लिए दिया गया? दारा सिकोह को मृत्युदंड कौन से अपराध के लिए दिया गया था?
धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए। बे नंबर ऑप्शन। औरंगजेब ने दारा सिखों पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक विशेष न्याय समिति गठित की। इसका अध्यक्ष एक धार्मिक व्यक्ति को बनाया। इस न्याय समिति ने दारा को विधर्मी घोषित किया और इस आधार पर उसका सर कलम करने का आदेश दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह नहीं किया? कौन से मुगल शासक ने जो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था? अकबर ने। उसके पश्चात जहांगीर ने अकबर के खिलाफ किया था, शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ किया था और औरंगजेब ने शाहजहां के खिलाफ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के उत्तराधिकारी बनने के लिए कितने युद्ध हुए थे? 5 युद्ध। बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ और देवराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार के युद्ध में रोशन आरा ने कौन से भाई का पक्ष लिया था? उत्तराधिकार के युद्ध में रोशन आरा ने कौन से भाई का पक्ष लिया था? औरंगजेब का। जहां आरा ने दारा सिकों का, रोशन आरा ने औरंगजेब का और गोहन आरा ने मुराद का पक्ष लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि शासन संभालते ही उसने 80 प्रकार के कर हटा दिए। शासन संभालते ही उसने 80 प्रकार के कर हटा दिए क्योंकि उन्हें शरिया के विरुद्ध माना गया था। औरंगजेब ने शासन संभालते ही 80 प्रकार के टैक्सेस हटा दिए थे क्योंकि उन्हें शरिया के विरुद्ध माना था। तो ऐसा ही है, उसने राहदारी और पानदारी जैसे करों को भी हटा दिया था। तो दोनों ही ऑप्शन है जो इसके सही होंगे। राज्यारोहण के दूसरे वर्ष अनाज का भी अंत कर दिया। राहदारी विभिन्न प्रांतों की सीमाओं पर 10% चुंगी कर के रूप में लिया जाता था। पानदारी बड़े शहरों में लाई जाने वाली खाद्य वस्तुओं पर लगने वाला चुंगी कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह यूरोपीय यात्री जो औरंगजेब के पूरे शासनकाल में भारत में रहा। वह यूरोपीय यात्री जो औरंगजेब के पूरे शासनकाल में भारत रहा था, तो वह था मनुची। 1656 से लेकर 1717 तक भारत में रहा, कभी वापस नहीं गया और 1717 में उसकी मद्रास में मृत्यु हो गई। गोलकुंडा की घेराबंदी के दौरान मनुची मुगल शिविर से पुर्तगाली कार्मेलाइट भिक्षु का वेश धारण कर भाग निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? औरंगजेब के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? पहला कि औरंगजेब का जन्म 1618 में दाहोद गुजरात में हुआ था। औरंगजेब का जन्म जो 1618 में दाहोद गुजरात में हुआ, यह सही है। बचपन में उसे पीर ए दस्तगीर भी कहा जाता था, तो बे नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। छह नंबर है कि उसका पहला राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 को दिल्ली के शालीमार बाग में हुआ था। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक है जो 21 जुलाई 1658 को दिल्ली के शालीमार बाग में हुआ, यह भी सही है। ड नंबर ऑप्शन है कि उसका दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1659 को आगरा में हुआ था। तो उसका दूसरा राज्याभिषेक है जो आगरा में नहीं हुआ था, बल्कि उसका दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली के अंदर हुआ था। 5 जून 1659 को हुआ था, लेकिन दिल्ली में हुआ था। तो ड नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 5 जून 1659 को लाल किला दिल्ली में हुआ। प्रथम राज्याभिषेक के समय औरंगजेब ने उपाधि आलमगीर गाजी विश्व विजेता धारण की। औरंगजेब पहला मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब द मैन एंड द मिथ। औरंगजेब द मैन एंड द मिथ के लेखक कौन है? आंड्रे ट्रस्के। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा के अत्याचारों से परेशान होकर मथुरा के जाटों ने 1669 ईस्वी में किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? गोकुल के नेतृत्व में। गोकुल तिलपात का जमींदार था। उसके नेतृत्व में किसानों ने भू राजस्व देने से इनकार कर दिया और ग्रामीण इलाकों के सरकारी अधिकारियों को निकाल दिया। अब्दुल नबी 1660 से 1669 तक मथुरा का फौजदार रहा। तिलपत के निकट हुई लड़ाई में गोकुल की हसन अली के हाथों हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि औरंगजेब ने सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। तो सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने, यह सही है। तेग बहादुर सिखों के 8वें गुरु थे।
तो तेग बहादुर सिखों के 8वें गुरु नहीं बल्कि तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। तो 2 नंबर ऑप्शन गलत होगा। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। केवल 1 नंबर है जो इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ का शासन किसे सौंपा? जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ का शासन किसे सौंपा था? इंद्र सिंह को। जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह और जगत सिंह की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। 1679 में औरंगजेब ने 36 लाख रुपए की पेशकश के एवज में इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासन सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब सभी मराठा किलों को फतेह कर लेने की लालसा और सनक में स्वयं पत्थरों के ढेर में हाँफता हुआ यहाँ वहां दौड़ता रहा। यह कथन किसका है? औरंगजेब सभी मराठा किलों को फतेह कर लेने की लालसा और सनक में स्वयं पत्थरों के ढेर में हाँफता हुआ यहाँ वहां दौड़ता रहा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है भीमसेन का। भीमसेन औरंगजेब की दक्कन नीति का आलोचक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1688 में सिकंदरा में बने अकबर के मकबरे को लूटने वाला जाट नेता कौन था? 1688 में सिकंदरा में बने अकबर के मकबरे को लूटने वाला जाट नेता कौन था? तो वह था राजा राम। बे नंबर ऑप्शन। 1672 में सतनामियों के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई? 1672 ईस्वी में सतनामियों के विद्रोह की शुरुआत कौन से स्थान से हुई थी? नारनौल से। सतनामी एकेश्वरवादी थे और कर्मकांड तथा अंधविश्वास की आलोचना करते थे। वह कबीर के प्रति भक्ति की भावना रखते थे। खफी खान ने उनकी ईमानदारी की प्रशंसा की है। द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्पायर्स, द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्पायर्स पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा ने औरंगजेब को प्यूरिटन कहा है। उन्होंने अपनी यह पुस्तक जद्दूनाथ सरकार को समर्पित की है। आखिरी मुगल, कोहिनूर, वाहिट मुगल, द एनार्की, इन पुस्तकों के लेखक ब्रिटेन के विलियम डेल रिम्पल है। दारा सुको दारा सिको, द मेन व्यू वुड वी किंग, अविक चंदा, अकबर द ग्रेट मुगल, इरा मुखोटी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। पहला है कि औरंगजेब की वाद्य यंत्रों में कोई रुचि नहीं थी। औरंगजेब के जो वाद्य यंत्रों में कोई रुचि नहीं थी, तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। दूसरा, शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक रचनाएं औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई, तो यह सही है। एक गलत है और दो सही। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? कौन से मुगल शासक के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? तो यह थी औरंगजेब के शासन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा नियुक्त मोहतसिबों का कार्य नहीं था। औरंगजेब के द्वारा नियुक्त मोहतसिबों का कार्य नहीं था। कौन सा कार्य इनका नहीं था? तो यह ध्यान रखना कि सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन न हो, तो यह इनका कार्य था। वैशालियों, जुआगृहों में नियमों का पालन करवाना, माप तोल के पैमानों की जांच करवाना, तो ये तीनों ही इनके कार्य थे। हज यात्रियों का रिकॉर्ड रखने का कार्य इन मुहतसिबों का नहीं था। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन यात्री का कहना है, कौन से मध्यकालीन यात्री का कहना है कि शाही महल के सभी संगीतज्ञ हिंदू थे? कौन से मध्यकालीन यात्री का कहना है कि शाही महल के सभी संगीतज्ञ जो है वो हिंदू थे? तो यह बात कही थी मनुची ने। द नंबर ऑप्शन। उसने शाही महल के संगीतज्ञों, चिकित्सकों की सूची भी प्रदान की है। यह औरंगजेब का कटु आलोचक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों को उनकी तारीखों से सुमेलित कीजिए। औरंगजेब के द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों को उनकी तारीखों तारीखों से सुमेलित कीजिए। सबसे पहला है भांग की पैदावार पर रोक। भांग की पैदावार पर रोक लगाई थी 1659 के अंदर। झरोका दर्शन प्रथा बंद। झरोका दर्शन
जो प्रथा थी इसे बंद किया था 1669 ईस्वी में। तुलादान की प्रथा बंद, तुलादान की प्रथा बंद की थी 1670 ईस्वी में। और तंबाकू पर चुंगी कर समाप्त किया था 1666 ईस्वी में। डी, सी, बी और ए। द नंबर ऑप्शन। 1666 में ही नौरोज का त्योहार बंद करवा दिया था। उसने सिखों पर कलमा उत्कीर्ण करने पर रोक लगा दी, क्योंकि वे किसी के पैरों के नीचे आ सकते थे। गुरुवार रात को पीरों की मजार पर दिए जलाने की प्रथा पर भी रोक लगाई। दरबार में संगीत पर भी आंशिक रोक लगाई, लेकिन वाद्य संगीत और नौबत को कुछ छूट दी। मनुष्य ने कहा कि रोकथाम के बावजूद दरबार में संगीत नृत्य होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राठौड़ों की वीरता का पुष्प कहा जाता है? किसे राठौड़ों की वीरता का पुष्प कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास को कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किस स्थान का नाम बदलकर इस्लामाबाद किया था? औरंगजेब ने कौन से स्थान का नाम बदलकर इस्लामाबाद किया था? मथुरा का। ए नंबर ऑप्शन। चटगांव को जीतकर भी उसका नाम इस्लामाबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं। पहला कि मारवाड़ के अजीत सिंह का साथ देकर औरंगजेब से शत्रुता मोल लेने वाला मेवाड़ का शासक राज सिंह था, तो यह सही है। राजपूतों के सहयोग से औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाला शहजादा अकबर था। राजपूतों के सहयोग से औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाला शहजादा अकबर था, तो यह भी सही है। दोनों कथन सही है। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपने वसीयतनामे में किसके लिए लिखा? औरंगजेब ने अपने वसीयतनामे में किसके लिए लिखा है कि उसके जैसा वजीर न कभी हुआ न कभी होगा? औरंगजेब ने अपने वसीयतनामे में किसके लिए लिखा था कि उसके जैसा वजीर न कभी हुआ न कभी होगा? असद खां के लिए। इसके अलावा वह दक्षिण के दीवान दयानंद खां के बारे में लिखता है कि वह अन्य शाही अधिकारियों से बेहतर है। असद खां लगभग 31 वर्ष वजीर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन औरंगजेब के लिए एक कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। दक्कन औरंगजेब के लिए एक कब्रिस्तान सिद्ध हुआ जब उसे वहां दफनाया गया, तो न केवल उसकी लाश थी बल्कि कई चीजें भी कब्र के नीचे दब गई। यह कथन किसका है? श्री राम शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। उसे खुलदाबाद दौलताबाद के पास है। खुलदाबाद में सूफी संत जैनुद्दीन सिराजी के मकबरे के बगल में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब का पौत्र जिसका दुर्गादास ने मुस्लिम संस्कृति के अनुसार पालन पोषण करवाया। औरंगजेब का पौत्र जिसका दुर्गादास ने मुस्लिम संस्कृति के अनुसार पालन पोषण करवाया था, वह कौन था? बुलंद अख्तर। बे नंबर ऑप्शन। औरंगजेब के पुत्र शहजादे अकबर द्वितीय के पुत्र बुलंद अख्तर और बेटी सफियतुन्निसा का मुस्लिम रीति नीति से पालन पोषण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़ की वह राजकुमारी जिसको लेकर औरंगजेब और मेवाड़ के राज सिंह के मध्य विवाद था। किशनगढ़ की वह राजकुमारी जिसको लेकर औरंगजेब और मेवाड़ के राज सिंह के मध्य विवाद था, तो यह आप सभी को पता होगा, चारुमती। चारुमती की छोटी बहन का विवाह मुअज्जम के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर का वह शासक जिसकी मध्यस्थता में औरंगजेब और मेवाड़ के राणा जयसिंह के मध्य 1681 में उदयपुर की संधि हुई थी। औरंगजेब और मेवाड़ के राणा जयसिंह के मध्य 1681 में उदयपुर की संधि बीकानेर के कौन से शासक की मध्यस्थता से हुई थी? श्याम सिंह। द नंबर ऑप्शन। संधि की प्रमुख शर्तें। पहली, मांडल बिदनूर मांडलगढ़ परगने जजिया के एवज में मुगलों को देने पड़े। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे। इसके अलावा मारवाड़ के राठौड़ों का साथ नहीं देंगे। जयसिंह को 5,000 जात और 5,000 स्वार का मनसब दिया गया, लेकिन 1,000 घुड़सवार उपलब्ध करवाने से पहले पहली शर्त के तीनों परगने लौटाने की मांग की गई। 1684 में औरंगजेब ने ये परगने लौटा दिए, इस शर्त के साथ
कि राणा जजिया के तौर पर सालाना 1 लाख अदा करेगा। इससे यह समस्या अनसुलझी रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदना और अखन्ना नामक दो भाइयों का दक्कन के किन राज्य की राजनीति पर अत्यधिक प्रभाव था? मदना और अखन्ना नामक दो भाइयों का दक्कन की किस राज्य की राजनीति पर अधिक प्रभाव था? गोलकुंडा। ए नंबर ऑप्शन। गोलकुंडा के शासक अबुल हसन कुतुब शाह के शासनकाल में शासन की वास्तविक शक्ति इन दो भाइयों के पास थी। अबुल हसन के बारे में ही पत्रों में औरंगजेब ने उसे सियावाद को कायम रखने का अपराधी कहा। औरंगजेब ने 1685 ईस्वी में बीजापुर और गोलकुंडा पर हमला किया। अबुल हसन कुतुब शाह ने शहजादा मुअज्जम के साथ संधि कर ली। सुल्तान को 1 करोड़ 20 लाख युद्ध क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया और मदना व अखन्ना को सड़क पर घसीटकर मार डाला गया। 1687 में संधि का उल्लंघन करते हुए औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कर दिया। हमला कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कुतुब शाह को 50,000 सालाना पेंशन देकर दौलताबाद दुर्ग में कैद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, यह किसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था? जसवंत सिंह की मृत्यु पर। 1678 में मारवाड़ के जसवंत सिंह की मृत्यु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजिया के तहत लाखों में इकट्ठा की गई रकम का थोड़ा सा हिस्सा भी शाही खजाने में नहीं पहुंचा था, जबकि जजिया से हिंदू औरंगजेब से अत्यधिक नाराज हो गए। जजिया के तहत लाखों में इकट्ठा की गई रकम का थोड़ा सा हिस्सा भी शाही खजाने में नहीं पहुंचा था, जबकि जजिया से हिंदू औरंगजेब से अत्यधिक नाराज हो गए। यह किसका कथन था? खाफी खां का। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने दाऊजी महाराज मंदिर को 5 गांव दान में दिए। औरंगजेब ने दाऊजी महाराज मंदिर को 5 गांव दान में दिए और बनारस के मंदिरों को भी भू अनुदान दिया। दाऊजी महाराज का मंदिर स्थित है मथुरा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में किसे सफलता प्राप्त हुई? औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में किसे सफलता मिली थी? मुअज्जम को। बे नंबर ऑप्शन। अब मुअज्जम ने जाजू के युद्ध में 1707 में, आजम और बीजापुर के युद्ध में जो 1709 में हुआ था, बीजापुर के युद्ध में काम्बक्स को परास्त किया और स्वयं बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह बना, जो 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक शासक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 22वें वर्ष में 1679 में जजिया कर लगाया था। औरंगजेब ने शासन के 22वें वर्ष 1679 में जजिया कर लगाया, यह सही है। दूसरा, 1704 में अकाल और युद्ध में तबाही के कारण दक्कन से जजिया वसूली स्थगित कर दी। 1704 में अकाल और युद्ध में तबाही के कारण दक्कन से जजिया वसूली स्थगित कर दी थी। तो 1 और 2 दोनों ये जो इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब अहमदनगर वापस आ गया और अपने पीछे सूखे पेड़ और खाली खेत छोड़ आया। उनमें फसल की जगह अब मनुष्य और पशुओं की हड्डियां दिखाई देती है। औरंगजेब अहमदनगर वापस आ गया और अपने पीछे सूखे पेड़ और खाली खेत छोड़ आया। उनमें फसल की जगह अब मनुष्य और पशुओं की हड्डियां दिखाई देती थी। दक्षिण भारत का यह मार्मिक वर्णन किसने किया था? मनुची ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के राज्याभिषेक के अवसर पर काजी ए ममालिक द्वारा उसके सर पर ताज रखने से मना करने पर किसे काजी ए ममालिक बनाया गया, जिसने औरंगजेब के सर पर ताज रखा था? अब्दुल वहाब गुजराती को। अब्दुल वहाब गुजराती। मुल्ला अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी ने उसे कुरान और हदीस की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सही है? पहला है, वह संस्कृत भाषा का अच्छा जानकार था। औरंगजेब जो संस्कृत भाषा का अच्छा जानकार था, ये सही है।
दूसरा, कट्टर इस्लामिक होने के कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था। सादगीपूर्ण जीवन जीने के कारण उसे शाही दरवेश कहा जाता था और वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र गोलकोंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? स्वतंत्र गोलकोंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने मूर्ख मित्रों की सलाह से पथभ्रष्ट औरंगजेब, अपने मूर्ख मित्रों की सलाह से पथभ्रष्ट औरंगजेब सन्यासी का एकांत जीवन व्यतीत करता था। अपने मूर्ख मित्रों की सलाह से पथभ्रष्ट औरंगजेब सन्यासी का एकांत जीवन व्यतीत करता था। यह किसका कथन था? अब्दुल हमीद लाहौरी। वह खफी खां का कहना है, वहीं खफी खां का कहना है कि शाहजहां से अपने बुरे कुकर्मों के लिए मिलने वाले दंड से डरकर उसने स्वयं अपनी तलवार उतारकर कुछ दिनों तक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया, जिसके कारण उसने दक्कन की सूबेदारी त्यागनी पड़ी। औरंगजेब ने मुराद से भी वादा किया कि उत्तराधिकार के युद्ध की समाप्ति के बाद वह उसे शासन सौंपकर स्वयं सन्यासी बनेगा, लेकिन बाद में मुराद को मार डाला और वह स्वयं बादशाह बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी थी? किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी थी? जदुनाथ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब से संबंधित कथन। पहला है कि औरंगजेब का प्रथम अभियान असम के अहोम शासकों के खिलाफ था। औरंगजेब का प्रथम अभियान है जो असम के अहोम शासकों के खिलाफ था। इस अभियान का नेतृत्वकर्ता मीर जुमला को बनाया गया। दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। मीर जुमला के इस अभियान का विवरण मोहम्मद कासिम सिराजी की आलमगीर नामा में है। 1663 में मीर जुमला की मृत्यु के बाद शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब पहला ऐसा मुगल शासक था जिसे कुरान कंठस्थ था, इसलिए उसे कहा जाता है। औरंगजेब पहला ऐसा मुगल शासक था जिसे कुरान कंठस्थ था, इसलिए उसे कहा जाता है हाफिज। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने किस किस मुगल शासक ने अपने वसीयतनामे में लिखा लिखा था कि उसके जनाजे में राज्य का एक पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए? किस मुगल शासक ने अपने वसीयतनामे में लिखा कि उसके जनाजे में राज्य का एक पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए? औरंगजेब। औरंगजेब ने टोपियां सीलकर और कुरान की प्रतियां लिखकर जो कमाई की थी, उसी से अपना अंतिम संस्कार करने की बात लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहजादे ने 1681 में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करते हुए नाडोल में स्वयं को बादशाह घोषित किया था? अकबर ने। नाडोल जो राजस्थान के पाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने खर्च कम करने के लिए सरकारी इतिहास विभाग को बंद करवा दिया? कौन से मुगल शासक ने खर्च कम करने के लिए सरकारी इतिहास विभाग को बंद करवा दिया था? औरंगजेब ने। मासिर ए आलमगीर के अनुसार खर्च कम करने हेतु बादशाह, शहजादों, बेगमों व शाही परिवार के खर्चों की बहुत सी मदों में कमी 1671 ईस्वी में लागू की, क्योंकि साम्राज्य का खर्च आमदनी से अधिक हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कब्र खोजने के लिए 2020 में केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था? किसकी कब्र खोजने के लिए 2020 में केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था? दारा सिकों। आलमगीर नामा से पता चलता है कि दारा सिकों को हुमायूं की कब्र के नीचे ही दफनाया गया। शाहजहांनामा के अनुसार दारा सिकों का सिर काटकर आगरा भेजा गया था और उसके धड़ को हुमायूं के मकबरे के परिसर में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन मुगल शासकों का मकबरा भारत में नहीं है? कौन से मुगल शासकों का मकबरा जो भारत में नहीं है? तो इसमें बाबर का मकबरा और जहांगीर का मकबरा, इन दोनों का मकबरा जो भारत में नहीं है। बाबर का जो मकबरा है
अफगानिस्तान में है और जहांगीर का मकबरा जो पाकिस्तान में है। इसके अलावा हुमायूं, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब इन चारों का मकबरा भारत में ही स्थित है। बाबर का मकबरा का काबुल, अफगानिस्तान, जहांगीर का मकबरा लाहौर, पाकिस्तान, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का मकबरा आगरा में, शाहजहां का मकबरा आगरा में और औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, नहीं है। औरंगजेब के काल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहला कि 1663 में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया गया था। 1664 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। 1666 में ईद उल फितर व ईद उल अजहा जैसे त्योहारों को ज्यादा शानो शौकत और दिखावे के साथ मनाने पर रोक लगा दी थी और 1667 में जजिया कर लगाया था। तो जजिया कर 1667 में नहीं बल्कि जजिया कर लगाया था 1679 में। 23 अप्रैल 1679 को जजिया कर लगाया गया था। ड नंबर ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह शिवमंगल दास महाराज के तत्व मीमांसा पर प्रवचन सुनने जाता था। कौन सा मुगल बादशाह जो शिवमंगल दास महाराज के तत्व मीमांसा पर प्रवचन सुनने जाता था। औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अंतिम दक्कनी राज्य जो मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया, वह अंतिम दक्कनी राज्य जो मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था गोलकुंडा। बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को जो 1687 में मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश राजदूत विलियम नॉरिस किस मुगल बादशाह के दरबार में था। ब्रिटिश राजदूत विलियम नॉरिस है जो कौन से मुगल बादशाह के दरबार में आया था। तो ये आया था औरंगजेब के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दरबारियों को रेशमी अंगरखे वस्त्र पहनने की मनाही कर दी थी। कौन से मुगल बादशाह ने दरबारियों को रेशमी अंगरखे वस्त्र पहनने की मनाही की थी। तो यह की थी औरंगजेब ने। औरंगजेब। द नंबर ऑप्शन। औरंगजेब निम्नलिखित में से किस सूफी संत का शिष्य था। औरंगजेब जो कौन से सूफी संत का शिष्य था। शेख मासूम का। नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी के पुत्र शेख मासूम का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल के सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था। मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था। औरंगजेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के राज्याभिषेक पर काजियों ने इसलिए उसे ताज पहनाने से मना किया क्योंकि वह अपने पिता के जीवित रहते शासक बनकर चगताई परंपरा को तोड़ रहा था। औरंगजेब को। इसके बाद काजी अब्दुल वहाब गुजराती ने औरंगजेब के समर्थन में फतवा जारी करते हुए उसके सिर पर ताज रखा। औरंगजेब ने उसे प्रधान काजी व सदर नियुक्त किया। इसी ने औरंगजेब के गोलकोंडा अभियान के समय औरंगजेब के खिलाफ फतवा जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की पहली पत्नी जिसके मकबरे को दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब की पहली पत्नी जिसके मकबरे को दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है दिलरस बानो बेगम। द नंबर ऑप्शन। दिलरस बानो बेगम। दिलरस बानो बेगम औरंगजेब की पहली पत्नी थी। जेबुनिसा, जिन्नतुनिसा, जुबतुनिसा, आजम, अकबर इनकी संतानें थी। अपनी इसकी उपाधि राबिया उद दौरानी थी। इसका मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मुगल शासकों और उनके मूल नामों को सुमेलित कीजिए। निम्न मुगल शासक और उनके मूल नाम। सबसे पहले नंबर पर है मोहिदुद्दीन मोहम्मद। अब मोहिदुद्दीन मोहम्मद है जो यह नाम है औरंगजेब का। दूसरे नंबर पर है जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन नाम है बाबर का। जलालुद्दीन नाम है अकबर का और नसरुद्दीन जो नाम है हुमायूं का। तो इसमें चारों ही सुमेलित है। 6 नंबर ऑप्शन। सलीम, जहांगीर, मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना। रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय के नाम से। रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से। अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय के नाम से और अली गौहर है जो शाह आलम द्वितीय के नाम से शासक बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के काल की घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? औरंगजेब के काल की घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला कि बादशाह बनने के बाद औरंगजेब का पहला अभियान असम के खिलाफ था। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब का पहला अभियान असम के खिलाफ था, यह सही है। औरंगजेब के काल में लद्दाख अविजित रहा। तो औरंगजेब के काल में लद्दाख को जीत लिया गया था और वहां पर मस्जिद का निर्माण भी किया गया था। तो बे नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि उसके उसने शासनकाल के 22वें वर्ष में जजिया को पुनः लागू किया था। उसने भांग की खेती पर रोक लगाई थी। तो ए, से और दे सही है। बे नंबर इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार के लिए 1707 ईस्वी में जज्जव का निर्णायक युद्ध किनके बीच हुआ? मुअज्जम और आजम। ए नंबर ऑप्शन। आगरा के निकट जज्जव में मुअज्जम और आजम के बीच यह निर्णायक युद्ध हुआ। आजम युद्ध में मारा गया और मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि के साथ बादशाह बना। बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर कहा जाता है। बहादुर शाह ने मराठों को दक्षिण में सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया, किंतु चौथ वसूल करने का अधिकार नहीं दिया। उसने शाहू को रिहा कर दिया और मुगलों की कैद में था जो मुगलों की कैद में था। बहादुर शाह ने सिखों से अच्छे संबंध रखे क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने उसे उत्तराधिकार युद्ध में सहायता दी थी। 1713 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने चित्रकूट के बालाजी मंदिर के निर्माण व रखरखाव के लिए एक फरमान जारी किया था? कौन से मुगल शासक ने चित्रकूट के बालाजी मंदिर के निर्माण और रखरखाव के लिए एक फरमान जारी किया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रसाल को राजा की उपाधि किसने दी थी? छत्रसाल को राजा की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बुंदेलखंड के और अच्छा शासक छत्रसाल के साथ संधि के बाद उसे राजा की उपाधि व 4000 का मनसब प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1565 ईस्वी में आसफ खान के विरुद्ध युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती के पति का नाम क्या था? 1665 में आसफ खान के विरुद्ध युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती के पति का नाम क्या था? दलपत। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने दारा सिकों के किस पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? औरंगजेब ने दारा सिकों के कौन से पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो यह किया था सिपेहर सिकोह के साथ। 6 नंबर ऑप्शन। औरंगजेब ने अपनी पुत्री का विवाह सिपेहर सिको दारा सिको के बेटे के साथ किया था। मुराद के पुत्र इजीद बख्श के साथ भी औरंगजेब ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो यह था औरंगजेब का चैप्टर। औरंगजेब के चैप्टर के साथ ही मुगलों का राजनीतिक इतिहास यहीं पर समाप्त होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मुगलकालीन प्रशासन, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास से संबंधित 19वां चैप्टर। तो मिलते हैं हम मुगलकालीन प्रशासन की अगली क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।